अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेक्ट ऑफ अ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो कौन सी खामियां थी, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है पॉइंट इसका जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। So the first point is that Rutherford atomic model is based on laws of motion and gravitation, which are applicable on neutral bodies, not on charged bodies. ठीक है, वो इस पॉइंट में ये कहता है कि जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो किस चीज के ऊपर बेस करता था, यानी वो किस चीज की बुनियाद पे था। तो वो दो चीजों की बुनियाद पे था, एक लॉज ऑफ मोशन यानी जो मोशन के लॉज है, एंड लॉ ऑफ अ ग्रेविटेशन यानी जो ग्रेविटेशन का लॉ है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। विच आर एप्लीकेबल ऑन न्यूट्रल बॉडीज। ठीक है, ये जो लॉज ऑफ मोशन है और जो ग्रेविटेशन की लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ वो आप एप्लीकेबल है किस चीज के ऊपर, न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर, यानी ऐसी बॉडीज के ऊपर जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता, उनके लिए वो एप्लीकेबल है, यानी ये उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, ये लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चार्ज बॉडी के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जो लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है, ये शायद आप लोगों ने क्लास 9th में जो फिजिक्स है, न्यूटन की जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज। ठीक है, वो न्यूटन की जो लॉज हैं वो फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था वो इस लॉज की वो बुनियाद पे ठीक पे था, जो कि वो एप्लीकेबल था किस चीज के ऊपर, न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर। ठीक है, दूसरा जो है वो इस पॉइंट में ये कहता है कि जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहते हैं? ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हमारे पास जो जब दो बॉडीज होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। ठीक है, ये दो बॉडीज है। ठीक है, ये हमारे पास एक बॉडी ये है और दूसरा बॉडी ये है, ये हमारे पास दो बॉडीज है। ठीक है, अब ये बॉडी जो है एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट करते हैं ये दो बॉडीज। तो ये जो अट्रैक्शन है इन दो बॉडीज के दरमियान, ये अट्रैक्शन जो है वो मतलब ये मास के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मास के ऊपर। और दूसरा जो है वो डिस्टेंस, यानी जितना मास ज्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, इन बॉडीज के दरमियान, और जितना इसके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर ये बॉडी की जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। ठीक है, यानी डिस्टेंस को जो है वो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है और मास को जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो लॉज ऑफ मोशन के ऊपर था। ठीक है, जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, और दूसरा जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर था। ठीक है, और ये जो दो लॉज हैं वो हमारे पास न्यूट्रल बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडीज वो बॉडीज होते हैं जिनके ऊपर नो चार्ज, यानी जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये उस बॉडीज के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास चार्ज बॉडीज है। ठीक है, यानी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, या प्रोटॉन है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये लॉज जो है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये हम उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पहला जो है वो पॉइंट था डिफेक्ट का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, ठीक है, ऑफ मैक्सवेल थ्योरी, जो मैक्सवेल था ये इसने एक थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, तो उस थ्योरी में वो क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर अ चार्ज बॉडीज, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास चार्ज बॉडीज है, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज बॉडीज है रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो घूमते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज है और ये न्यूक्लियस के ऊपर इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। शुड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली एमिट करेगा, यानी रिलीज करेगा। ठीक है, एंड अल्टीमेट
fall into the nucleus। और इसका जो रिजल्ट क्या होगा, यानी जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा, यानी घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, तो वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिरेगा, ठीक है। बट इट नॉट हैपन, लेकिन ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है और वो उसके पास जो है वो एनर्जी कम हो जाता है और फिर वो न्यूक्लियस में जो है वो जाके गिर जाता है, ठीक है। तो ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये कहता है मैक्सवेल कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी ये इस तरह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है, ठीक है, इस तरह इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब वो चक्कर लगाता है, तो जाहिर बात है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एमिट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो एनर्जी जो जब ये एनर्जी इस तरह एमिट करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो एनर्जी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह जो है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में वो इस न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा इधर, ठीक है। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना टाइम लेता 10⁻⁻8 सेकंड, ठीक है। ये इतना जो टाइम है, जो कि बहुत ज्यादा कम टाइम है इलेक्ट्रॉन को वो न्यूक्लियस में अगर वो सच में गिर जाता, इस वजह से कि वो एनर्जी एमिट करता कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन वो ये कहता है, मैक्सवेल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी है और वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, और वो एनर्जी जो है एमिट करता है, ठीक है। और एनर्जी जब एमिट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास फिर एनर्जी कम होगा, क्योंकि वो जो है वो कंटिन्यूसली चक्कर लगाएगा, तो इस वजह से वो न्यूक्लियस में गिरेगा। लेकिन ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरा हो, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो उसका जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं करता कि ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई एटम जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता ड्यू टू द कंटिन्यूस एमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। किस तरह, यानी एटम जो है वो इसके इर्द गिर्द जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो इस तरह चक्कर लगाता है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और इस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी इस न्यूक्लियस में नहीं आया, ठीक है, यानी इधर नहीं गिरा, ठीक है। अगर गिर जाता तो फिर एक बहुत बड़ा जो है वो धमाका हो जाता, क्योंकि पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिल जाते हैं तो इसकी वजह से जो है वो स्पार्क हो जाते हैं या ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में गिरा हो, ठीक है। तो ये एटम कैसा स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल कैसा है, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी जो है, ये टोटल जो मॉडल है रदरफोर्ड का, वो इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि हाउ द एटम इज स्टेबल, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट कि एफ द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूसली, ठीक है। कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी एमिट करता है यानी रिलीज करता है, देन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम विल फॉर्म, ठीक है। जो इसका मतलब यह है कि कोई इलेक्ट्रॉन है और वो कंटिन्यूसली चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और उससे जो एनर्जी निकलती है तो वो भी कंटिन्यूस है, ठीक है। और जब उसका स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, तो वो हमारे पास बनना चाहिए कौन सा स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हकीकत में हमारे पास जो बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, लेकिन इससे जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है प्रैक्टिकली वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये क्यों, ये वाला पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है, किस तरह। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक एटम है
और इससे जो है वो इसके ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है वो कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। इस तरह ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है। अब इससे जो हमारे पास एनर्जी निकलती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एमिटेड एनर्जी, ठीक है, एमिटेड एनर्जी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब जो इस एनर्जी से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली जो है वो घूमता है, ठीक है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, तो इससे जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूस है, ठीक है, ये एनर्जी भी क्या है, कंटिन्यूस है, जिसको हम एमिटेड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जिस एमिटेड एनर्जी से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये स्पेक्ट्रम असल में हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन इससे बनना कौन सा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, इधर हमारे पास बनना चाहिए था कौन सा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, तो इससे कौन सा बनना चाहिए था, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम बना, लाइन स्पेक्ट्रम बना इधर, ठीक है। अब जो लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होते हैं जिसमें क्लियर कट जो है वो बाउंड्रीज हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बाउंड्री ये है, एक ये है, ठीक है, तो इसमें जब कंटिन्यूसली जो है वो बाउंड्रीज हो तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, और जिसमें कोई बाउंड्रीज ना हो तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन और कंटिन्यूसली घूमता है, तो इससे इस इलेक्ट्रॉन से एसी स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था ये वाला, लेकिन ये नहीं बना, ठीक है। इससे जो स्पेक्ट्रम बनता है वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वो एक्सप्लेन नहीं करता कि ये वाला स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, ये वाला स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्पेक्ट्रम के बारे में बताऊं कि स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास जब कोई एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि वो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करते हैं विद अ स्पेसिफिक वेवलेंथ, और उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उस स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, ये मैं इस चीज का डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। सो व्हेन द एटम absorb or emit, the atom absorb or emit energy and produce light of a and produce light of a specific wavelength, this pattern of a specific wavelength is called एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट में क्या है डेफिनेशन में कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है कि द एटम एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी, कोई एटम होता है वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, यानी जब कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है तो इसकी वजह से लाइट का एक स्पेसिफिक वेवलेंथ बनता है, ठीक है, यानी इससे जो है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले लाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाला लाइट का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह देखिए, ये मेरे पास एक एटम है, ठीक है, ये कोई एटम है, ठीक है, और ये एटम जो है वो अगर वो क्या करते हैं, वो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, ठीक है, तो इस एनर्जी या इस लाइट से हमारे पास क्या बनते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले जो हैं वो क्या बन जाते हैं, एक पैटर्न बन जाता है इस तरह,
ठीक है, एक पैटर्न इस तरह बन जाते हैं इस लाइट से। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसको हम, यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं, और इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के हमारे पास वो दो वजूहात हैं कि ये लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो क्यों बनता है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो इसकी दो ही रीजन है, यानी दो वजहों से ये नहीं बनता। ठीक है, एक हमारे पास यानी ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो क्यों बनता है, ये क्यों नहीं बनता। ठीक है, तो इसका जो है वो दो रीजन है। ठीक है, रीजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि रीजन, रीजन, दो रीजन है। एक रीजन हमारे पास ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्वांटाइज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, एनर्जी क्वांटाइज, क्वांटाइज। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है, यानी वो पैकेट की शक्ल में होती है, नॉट कंटिन्यूस, यानी ये कंटिन्यूस नहीं होते बल्कि क्वांटाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, तो वो इस तरह के पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस तरह कंटिन्यूस नहीं होते। एनर्जी जब वो रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो क्वांटाइज होते हैं या पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो एक वजह यह है कि हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है, वो इस वजह से बनते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज है। ठीक है, अब दूसरी जो रीजन है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो फॉर एग्जांपल वो जो है वो एटम के अंदर हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक जो है वो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास ये लाइन स्पेक्ट्रम बनता है और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि it do not provide any explanation about the chemical properties of a element। ठीक है, ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमें जो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ये हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जितनी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफेक्ट ऑफ अ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।